हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिन टॉपिक्स को लेकर चर्चा करेंगे वो है हमारे एक्सप्लोजिव्स और सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट। तो एक्सप्लोजिव क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं विस्फोट। और सोप और डिटर्जेंट तो आमतौर पे आपने देखा ही होगा, घर पे आप सभी जो है स्नान करने के लिए और बाकी साफ सफाई करने के लिए, कपड़ों साफ करने के लिए डिटर्जेंट और सोप का तो इस्तेमाल करते ही हो। तो किस तरीके से ये बनते हैं, क्या इनकी प्रक्रिया होती है, क्या इनके पीछे की केमिस्ट्री होती है, इन सब को लेकर आपके साथ आज हम टॉपिक इन सब बातों को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे अपनी क्लास की वो करेंगे एक्सप्लोजिव्स के साथ। जब हम एक्सप्लोजिव खत्म कर लेंगे यानी विस्फोट हम जब खत्म कर लेंगे, यानी इन सब टॉपिक्स को लेकर जब हम डिस्कस कर लेंगे, देन उसके बाद हम सोप और डिटर्जेंट को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, परिचय को लेके दें, एक्सप्लोजिव होता क्या है। मटेरियल्स दैट कॉज अ सडन almost instantaneous release of gas, heat and pressure accompanied by a loud are called explosives। यानी वे पदार्थ जो गैस, ऊष्मा और दाब को अचानक लगभग तुरंत छोड़ते हैं, यानी उनमें से जो ऊष्मा निकल रही है, जो उसमें से गैस निकल रही है, जो उसमें से दाब निकल रहा है, वो तुरंत निकल रहा है, अचानक निकल रहा है, एकदम तुरंत। और उनके साथ जब एकदम गैस एक्सपेंड करती है, एकदम बहुत तेजी से एक्सपेंड करती है, तो उनमें से जो ध्वनि जो निकलती है, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की जो है बहुत जोरदार ध्वनि निकलती है। जैसे आपने पटाखे फोड़े हैं, तो जब आप पटाखों को जलाते हो तो एक साथ आपने देखा होगा ऊष्मा भी निकलती है, लाइट भी निकल रही है, ऊर्जा भी निकल रही है, उसके साथ रोशनी भी निकल रही है, और जो गैसेस निकलती हैं, जैसे धुआं धुआं जो होता है, वो गैसेस एक साथ निकलती हैं। और उसके बाद वो जो क्रैकिंग साउंड होता है, वो गैसेस का एक्सपेंशन का क्रैकिंग साउंड होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, विस्फोटक उनको कहते हैं। दे आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये आमतौर पर किससे बने रहेंगे, ये कार्बन से बने रहते हैं, या हाइड्रोजन से बने रहते हैं, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से बने होते हैं। तो याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ये बने रहते हैं। तो यानी कार्बन, देखो इसको अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अब कार्बन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो, यूरेनियम इज अ डिफरेंट थिंग, आपने देखा होगा परमाणु बम में, वो एक अलग बात है। हम छोटे और दूसरे तरीके के एक्सप्लोसिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप कहें जो यूरेनियम बम है वो भी तो एक्सप्लोसिव है, नहीं नहीं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल और छोटे एक्सप्लोसिव्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लोसिव में जो आता है वो होता है टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन होता क्या है, जैसे टीएनटी। टीएनटी क्या है, और ये एक एक करके टीएनबी को भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारे एक्सप्लोसिव्स कैसे बने, क्या है इनका पीछे, मतलब क्या है इनके पीछे की केमिस्ट्री और रासायनिक विज्ञान है, इन सबको हम समझते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रोग्लाइसरीन या ग्लाइसरील नाइट्रेट और नोबल्स ऑयल। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन के तीन नाम हो गए। एक तो इसका नाम है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन टीएनजी, नाइट्रोग्लिसरीन और ग्लिसरल नाइट्राइट, या नोबल तेल के नाम से भी इसे जाना जाता है। When one part of glycerol in a thin stream is added to 3 times concentrated nitric acid and 5 parts of sulfuric acid, nitroglycerin is formed। तो जब एक पतली भाप से, पतली भाप से ग्लाइसरोल का एक भाग, तो ग्लाइसरोल का कितना, एक भाग 3 गुना केंद्रित यानी 3 टाइम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के 5 भागों से मिलाया जाता है। यानी ग्लाइसरीन में 3 भाग आपके किसके मिल रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के, जो कंसंट्रेटेड है, जो है संतृप्त है, और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के 5 भागों से मिलाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन बनता है। तो इस तरीके से जो नाइट्रोग्लिसरीन की प्रक्रिया है बनने की, वो होती है। तो याद रखिएगा क्या क्या होता है इसमें। ग्लाइसरोल होता है जिसको 3 गुना जो कंसंट्रेटेड है नाइट्रिक एसिड, उसको ऐड करा जाता है,
और 5 पार्ट जो हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बनना डाले ऐड करे जाते हैं, जिससे नाइट्रोग्लिसरीन बनता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन इज अ येलो ऑयली लिक्विड। तो ये कैसा होता है? ये पीले रंग का ऑयली लिक्विड होता है, यानी तेलीय तरल है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक पीले रंग का तेलीय तरल है। इट इज पॉइजनस, ये एक जहरीला, एंड कॉजेस हेडेक। तो यह जहरीला होता है और इससे सिर दर्द का कारण बनता है। इट एक्सप्लोड वायलेंटली व्हेन हीटेड रैपिडली और सब्जेक्ट टू सडन शॉक। तो ये तेजी से गर्म होने या अचानक झटके लगने पर यह जोर से फटता है। तो यानी जोर से इसमें फट रहा है, तो इसमें से यानी ऊर्जा निकल रही है, एक्सप्लोजन निकल रहा है, जो है हीट निकल रही है, लाइट निकल रही है, और जो गैस है उनका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें से आवाज़ आती है, यानी वायलेंटली एक्सप्लोड करता है, तो वो जो आवाज़ आती है वो हमें सुनाई देती है। It is not only explosive, but it is also a medicine for heart patient as vasodilator। अब देखो, ये एक विस्फोटक ही नहीं है, बल्कि ये हार्ट पेशेंट जो हृदय रोगी हैं उनके लिए एक दवाई के तौर पे भी कार्य करता है। तो यानी विस्फोटक भी, दवा भी। तो यह ना केवल विस्फोटक है, बल्कि यह हृदय रोगियों के लिए वैसोडिलेटर के रूप में एक दवा भी है। तो वैसोडिलेटर के रूप में दवा भी है कौन? नाइट्रोग्लाइसरीन। इट बिकम्स अ सेफर एक्सप्लोजिव व्हेन अब्जॉर्ब्ड इन किंसुलगुर। यह किंसुलेगुर पर अवशोषित होने पर, तो अब इसको हम किंसुलेगर के अवशोषित करने पर यह एक सुरक्षित विस्फोटक बन जाता है। सुरक्षित विस्फोटक का मतलब होता है कंट्रोल्ड विस्फोटक बन जाता है। और आपने डायनामाइट सुना होगा। डायनामाइट जो अल्फ्रेड नोबल ने जो है, ठीक है, तो डायनामाइट जो होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज डायनामाइट। तो डायनामाइट क्या होता है? हमारा ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन। तो इसे डायनामाइट के रूप में भी जाना जाता है, तो आपने सुना होगा। और डायनामाइट किसने बनाया था? अल्फ्रेड नोबल ने। तो जिनके ऊपर जो नोबल प्राइज मिलता है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी पूरी कुल संपत्ति को एक जो है बैंक में जमा कर दिया, और उससे जो पैसा आया तो उससे इन्होंने नोबल प्राइज दिए, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर, राइट, बायोलॉजी के अंदर इन्होंने जो दिया, जो है दिया, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये जो है इन्होंने नोबल प्राइज, अल्फ्रेड नोबल से नोबल प्राइज भी आया। तो डायनामाइट वाज डिस्कवर्ड बाय अल्फ्रेड नोबल इन 1867। तो डायनामाइट की खोज जो है अल्फ्रेड नोबल ने 1866 में की थी। ठीक, तो यानी हम बात करें इनकी, तो इन्होंने 1866 में जो है की। चलिए, अब नेक्स्ट आता है हमारा टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलिन। तो टीएनटी का आपने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा। टीएनटी क्या होता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन इज ऑल्सो नोन एज टीएनटी। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन को टीएनटी के रूप में भी जाना जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग टोलिन विद अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको कैसे बनाया जाता है? इसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग टोलिन। तो टोलिन जो होता है उसको नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ तैयार करा जाता है। तो ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण के साथ टोलिन के उपचार से यानी तैयार किया जाता है। टीएनटी रिमेन एन इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सप्लोजिव सिंस इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट। 80 डिग्री जो है सेल्सियस इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट है। तो टीएनटी क्या है? एक महत्वपूर्ण सैन्य विस्फोटक बना हुआ है, क्योंकि इसका जो गलांकन 81 डिग्री सेल्सियस तक है और परमिट लोडिंग इन बॉम्ब शेल्स एंड इन मोल्टन स्टेट। तो ये पिघली हुई अवस्था में बम और बम जो हो गए या फिर गोले में लोड करने की अनुमति देता है। तो इसको इजी कैरी कर सकते हैं, टीएनटी को आसानी से इसको जो है उपयोग में लाया जाता है। तो इसीलिए मिलिट्री पर्पस में, जो ये सैन्य विस्फोट के पर्पस में टीएनटी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मिक्स्ड विद अमोनियम नाइट्रेट इट फॉर्म ब्लास्टिंग मटेरियल। तो अगर इसको अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिश्रित करते हैं तो ये विस्फोटक सामग्री बन जाता है। तो एमाटोल विच इज़ यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग ओल्ड बिल्डिंग्स एंड रॉक्स। तो जो चट्टानें होती हैं और पुरानी जो
इमारतें होती हैं उनको ब्लास्ट करने के लिए एमेटोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी टीएनटी में अमोनियम नाइट्रेट डाल के एमेटोल का इस्तेमाल कराया जाता है पुरानी बिल्डिंग और चट्टानों को तोड़ने के लिए। अब आता है टीएनबी, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। अब ट्राई नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, देखो ट्राई नाइट्रोट्रोलिन था, अब टोलिन की जगह बेंजीन आ गया, तो 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन इज ऑल्सो नोन एज टीएनबी। तो 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन को टीएनबी के रूप में जाना जाता है। टीएनबी क्रिस्टलाइजेस एज स्नो वाइट लीफलेट। तो टीएनबी जो होता है वो बर्फ सफेद परतक के रूप में क्रिस्टलित होता है, तो यानी जैसे बर्फ होती है इस तरीके से टीएनबी जो है नाइट्रोबेंजीन की वजह से ये जो है इस तरीके का रंग इसमें दिखता है। इट इज मोर इफेक्टिव हाई एक्सप्लोजिव देन टीएनटी। तो यह टीएनटी से ज़्यादा खतरनाक होगा, टीएनटी से ज़्यादा ये प्रभावशाली होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा विस्फोट करने की जो है मात्रा होती है, तो यह टीएनटी से अधिक प्रभावी उच्च विस्फोटक है। बट इट इज़ नॉट एक्चुअली यूज्ड बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स मैन्युफैक्चर। तो लेकिन इसके निर्माण की कठिनाई और खर्चे के कारण इसको वास्तव में उपयोग नहीं किया जाता। वहीं टीएनटी को यूज़ कर लिया जाता है क्योंकि ये इससे सस्ता होता है और माना कि ये इससे कम ब्लास्ट होता है, लेकिन इसको ट्रांसपोर्ट करा जा सकता है। जैसे इसको आसानी से मोल्टन स्टेट में जो है बम या जो शेल्स होते हैं, जो तोफ गोले होते हैं, उनमें डाल के इनका इस्तेमाल कर लिया जाता है। वहीं टीएनबी को हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, तो 246 ट्राई नाइट्रोटोलिन है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन के ऊपर जो है 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो ये चीज़ आप याद करते हुए चलेंगे, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, टीएनबी हो जाएगा, ये हमारा अगला विस्फोटक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा टीएनपी। टीएनपी क्या होता है, ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो यानी ट्राई नाइट्रोफिनोल 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो मान लो ये इस तरीके से हो गया, फिनोल इस पे ग्रुप पे चला गया, तो 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर फिनोल हो जाएगा, तो टीएनपी हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोफिनोल के रूप में जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, पिक्रिक एसिड के रूप में भी इसको जाना जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक। तो इसको जो फिनोल होता है, फिनोल को आप क्या करोगे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के इसको तैयार किया जाता है। और पिक्रिक एसिड, देखो सल्फ्यूरिक एसिड होने की वजह से पिक्रिक एसिड जो है येलो क्रिस्टल्स बनाता है। कैसे, पीले रंग के क्रिस्टल, यानी पिक्रिक अम्ल पीले क्रिस्टल बनाता है। इट एक्सप्लोड ऑन टेम्परेचर अबव 300 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसे आप एक्सप्लोड नहीं होगा कि मान लो इसको जला दिया एक्सप्लोड हो गया। इसको एक्सप्लोड होने के लिए कम से कम जो है इसको 300 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, तो 300 डिग्री टेम्परेचर हासिल करेगा तब जाके ये फटेगा। ठीक है, तो 300 डिग्री के टेम्परेचर से पहले जो है यह एक्सप्लोड नहीं होता। ट्राई नाइट्रोफिनोल तो कहाँ पर होता है, 246 ट्राई नाइट्रोफोल, टीएनपी टीएनटी टीएनपी। तो टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलिन, टीएनबी ट्राई नाइट्रोबेंजीन, टीएनपी हमारा ट्राई नाइट्रोफिनोल। राइट, तो ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा किस तरीके से जो है विस्फोटक करेगा और क्या इनका जो है स्ट्रक्चर है, मतलब किन किन रासायनिक सूत्रों से या किन किन रासायनिक कंपाउंडों से ये बना है। अब आता है आरडीएक्स। तो आरडीएक्स भी आपने इसका बहुत ज़्यादा जो है नाम सुना होगा। तो आरडीएक्स इज एन एब्रीविएशन ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव और रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। तो आरडीएक्स को जो इसका नाम है रिसर्च डिपार्टमेंट, सॉरी नॉट डेवलपमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, तो इसको रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव या रॉयल डिमेशनल एक्सप्लोजिव के संक्षिप्त रूप में है। इट इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोटिन और हेक्सोजन। तो इसका जो है दूसरा नाम क्या है, साइक्लोटिन और हेक्सोजन के रूप में भी इसको जाना जाता है।
RDX इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला क्या है? OTN2CH2 का होल थ्राइस। तो ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र है O2N2CH2 का होल थ्राइस। इट इज वाइट सॉलिड, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये वाइट सॉलिड है, इसकी कोई स्मेल और टेस्ट नहीं होता और एक्सप्लोजिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यह बिना गंध और स्वाद वाला एक सफेद ठोस है जिसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। तो जिसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, तो इसमें कोई गंध नहीं होती, कोई स्वाद नहीं होता, सफेद रंग का ये ठोस होता है। द केमिकल नेम ऑफ RDX इज साइक्लोट्राइमिथाइल ट्राइनाइट्रोअमीन। तो याद रखना केमिकल नेम क्या है RDX का? साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोअमीन। तो याद रखना साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोअमीन। क्यों ट्राई आ गया? क्योंकि 3 यहाँ पर बाहर आया हुआ है, तो इसलिए ट्राइनाइट्रो अमीन और ट्राइनाइट्रोइथाइलिन जो है इसका केमिकल नाम है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लास्टिक एक्सप्लोजिव। तो इसको प्लास्टिक एक्सप्लोजिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। RDX is named as a cyclonite in USA, hexogen in Germany and T4 in Italy. तो RDX को यूएस में क्या किस नाम से जाना जाता है? साइक्लोनाइट। तो RDX का नाम क्या है? साइक्लोनाइट है यूएसए में। हेक्सोजन क्या है? जर्मनी में इसका नाम। और T4 इसको इटली में इस नाम से आता है। तो RDX को यूएसए में साइक्लोनाइट के नाम से, जर्मनी में हेक्सोजन के नाम से और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। RDX फर्स्टली इन्वेंटेड बाय जर्मन केमिस्ट हैनिंग। तो हैनिंग ने 1899 में RDX का आविष्कार किया था। तो RDX का आविष्कार सबसे पहले 1899 में जर्मन रासायनिक हैनिंग ने किया था। तो ये पता करके रखना आपको, जर्मन जो केमिस्ट थे उन्होंने 1899 में RDX का जो है सबसे पहले आविष्कार किया। तो यहाँ पर हमारे एक्सप्लोजिव्स खत्म हुए। तो हमने यहाँ पर एक्सप्लोजिव्स जो है पढ़ लिए। अब हम जो आगे की चर्चा करेंगे वो हमारा सोप एंड डिटर्जेंट को लेकर चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट की। सोप और डिटर्जेंट होते क्या है? देखो, सोप और जो डिटर्जेंट होते हैं ये भी केमिकल जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना होता है इनमें, क्योंकि इनको फैट से बनाया जाता है। जो वसा होती है फैट से उनको बनाया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो किस तरीके से सोप और डिटर्जेंट को तैयार किया जाता है, क्या इनका मेथड होता है, एक एक करके अभी हम समझते हुए इसको चलेंगे। Soaps are generally the sodium or potassium salts of high fatty acids such as palmitic acid। तो palmitic acid याद आ रहा होगा, हमने वैक्स के अंदर पढ़ा था। और सेटियरिक एसिड, ओइलिक एसिड। तो जो साबुन आमतौर पर पैलिमेटिक अम्ल जो हमारा पैलिमेटिक एसिड हो गया, और ओलिमिक अम्ल जो हमारा ओलिमिक एसिड हो गया, और सेटियरिक अम्ल जैसे उच्च वसायुक्त अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो सोप क्या होते हैं हमारे? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होंगे किनके? हाई फैटी एसिड्स के, सच एज पैल्मेटिक एसिड, ओलिक एसिड और सेटेरिक एसिड। इन सब के क्या होते हैं? ये सोडियम और पोटेशियम जो इनके सॉल्ट होते हैं। The potassium salt of these acids are called soft soaps or toilet soaps, while the corresponding sodium salts are called hard soaps or used as washing soap। तो इन अम्लों के जो पोटेशियम लवण होते हैं, जो ये पोटेशियम लवण है, लवणों को मुलायम साबुन या टॉयलेट साबुन के कहा जाता है, जबकि जो संगत सोडियम लवणों को कठोर साबुन कहा जाता है और इन्हें धुलाई के साबुन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो सॉफ्ट मतलब पोटेशियम, अगर पोटेशियम है तो वो सॉफ्ट साबुन या टॉयलेट साबुन के नाम से भी जाना जाएगा पोटेशियम में। और वहीं मैं बात करूं अगर सोडियम सॉल्ट है इनके, तो उनको हार्ड सोप और वॉशिंग सोप के नाम से भी जाना जाएगा। सोप आर नॉर्मली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ईडेबल ऑयल सच एज ग्राउंडनट ऑयल, तिल ऑयल एक्सेट्रा बाय रिएक्शन कॉल्ड सोपोनिफिकेशन। तो साबुन सामान्य
रूप से खाद्य के तेल हो गए, एडिबल ऑयल जो खाने के तेल होते हैं, जैसे कि मूंगफली का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, आदि से निर्मित होते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सोप होते हैं ये ऑयल से बनते हैं और इन्हें सोपनिफिकेशन नामक प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो ये याद रखना कि जो ये क्या होते हैं, सॉल्ट्स ऑफ हाई फैटी एसिड्स के ये सॉल्ट होते हैं। अब सपोनिफिकेशन क्या होता है, देखो ऑयल और फैट ले लिया, यहाँ पर आपने कोई भी ऑयल ले लिया और कोई भी फैट ले लिया, फिर उसने आपने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर लिया, तो इसको आप लैब में भी बना सकते हैं, लैब में भी इसे बनाया जा सकता है। तो जब इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो ये इसका हो जाएगा सपोनिफिकेशन हो गया। तो यहाँ से क्या बन गया, ग्लाइसोरल, ग्लाइसरोल बन गया और सोप निकल गया। तो स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन गिव अस सोप इन कोलाइडल फॉर्म ओनली। तो जो साबुनीकरण अभिक्रिया केवल कोलाइडल रूप से साबुन देती है। तो अभी ये जो हार्ड साबुन जो अभी आप देखते हो ये वो अभी बना नहीं है, ये कोलाइडल साबुन बना है। तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये साबुन बना है। तो अभी इसको हार्ड बनाने के लिए देखो और भी प्रोसेस होते हैं। तो सपोनिफिकेशन से साबुनीकरण अभिक्रिया केवल कोलाइडल रूप से साबुन देती है। The separation of soap from glycerol can be done with the help of process known as salting out of soap. तो अब ये ग्लाइसोरल से आपको साबुन अलग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो साबुन को ग्लाइसोरल से अलग करने के लिए साबुन को एक नमक करके निकालने की प्रक्रिया में मदद से किया जाता है। यानी जब आप ग्लाइसोरल से साबुन को निकलोगे तो एक होता है सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। तो यानी जो प्रोसेस होता है कि ग्लाइसोरल को अलग कर दिया, साबुन को अलग कर दिया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। ठीक है, चलिए इन टॉयलेट सोप यानी जब सॉफ्ट सोप्स की बात करें, ऑयल्स ऑफ बेटर क्वालिटी आर यूज्ड एंड अल्कली इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो आप साबुन से नहाते हो, धोते हो, हैंड वॉश करते हो, फेस वॉश करते हो, मुंह धोते हो, ये जो होते हैं ये सॉफ्ट जो है सोप होते हैं। वहीं आपने रिन साबुन देखा है कितना जो है हार्ड सोप होता है, और वहीं कपड़े धोने के जो साबुन होते हैं वो अलग होते हैं, नहाने के साबुन थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो जो टॉयलेट साबुन होता है या नरम साबुन होता है में बेहतर गुणवत्ता के तेल डाले जाते हैं। तो इसमें जो तेल है वो बेटर क्वालिटी के यानी अच्छी क्वालिटी के तेलों का जो है इस्तेमाल किया जाता है, का उपयोग किया जाएगा। एंड अल्कली इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होते हैं। सम सोप्स लुक ट्रांसपेरेंट, कुछ सोप जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, पारदर्शी दिखते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड बाय डिसॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल। तो अगर जब आप इथेनॉल सोप को इथेनॉल में डिसॉल्व कर दोगे, जब साबुन को इथेनॉल में घोलकर प्राप्त किया जाता है, यानी इथेनॉल में घोलकर इसको प्राप्त किया जाता है, तो वह साबुन थोड़ा सा पारदर्शी दिखता है। In shaving soaps, glycerol is added in a small amount so that soap may become sticky and may not dry quickly. तो जो शेविंग के जो सोप होते हैं, जो शेविंग के जो सोप होते हैं, उसमें ग्लाइसरोल को थोड़ी सी मात्रा में डाला जाता है, मिलाया जाता है, ताकि साबुन चिपचिपा हो जाए और जल्दी ना सूखे। तो देखा होगा शेविंग सोप जो होते हैं वो जल्दी नहीं सूखते, तो और ये थोड़े से चिपचिपे रहते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे भी रीज़न है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। A gum known as rosin is added in their manufacturing process. उनके निर्माण का प्रक्रिया में रियोसिन नामक एक गोंद भी मिलाई जाती है। It forms sodium compound. It form a compound sodium resonate which gives enough leather needed in shaving. तो यह यौगिक सोडियम रेजोनेट बनाता है जो शेविंग में आवश्यक पर्याप्त झाग देता है। तो लेथर जो है, जो झाग आ रहा है, तो झाग किसकी वजह से आ रहा है? वो सोडियम रेजोनेट, वो जो गम डाली गई है उसमें रियोजिन जो डाली गई है, उस रियोजिन ने सोडियम रेजोनेट बना दिया। तो उस सोडियम रेजोनेट की वजह से इसके अंदर झाग जो है ज़्यादा आ रहा है। तो झाग आने के पीछे जो है सोडियम रेजोनेट की मात्रा होती है। सब्सटेंस नोन एज फिलर्स आर एडेड टू लॉन्ड्री सोप। तो जो लॉन्ड्री साबुन में फिलर्स के रूप में जाने वाले सब जो है पदार्थ मिलाए जाते हैं। दे में भी, अब ये फिलर क्या है? सोडियम सैलिकेट हो गया, बोरैक्स हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो बोरैक्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट ये लॉन्ड्री साबुन में मिलाए जाते हैं, है ना। जो वॉशिंग, जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स होते, जो वॉशिंग
जो सोप जो वॉशिंग क्लोथ्स या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं, उनमें फिलर के नाम पर सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स या सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। Soaps form lather easily in soft water but in hard water a lot of soap get wasted। तो जो सॉफ्ट वाटर होता है, जो मुलायम पानी होता है, जो सख्त पानी नहीं होता, तो उसमें जो साबुन से आसानी से झाग बन जाते हैं। तो ये पानी की सॉफ्टनेस को पता करने का एक तरीका होता है, कौन सा पानी सॉफ्ट वाटर है, कौन सा हार्ड वाटर है। जिस पानी में झाग जल्दी बन जाता है वो होता है आपका सॉफ्ट वाटर, और जिस पानी में झाग काफी देर से बनता है, विलंब से बनता है, वो होता है आपका हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर में जो झाग है वो जल्दी से बन जाता है। तो मुलायम पानी में साबुन आसानी से झाग बनाते हैं, लेकिन कठोर पानी में बहुत सारा साबुन बर्बाद हो जाता है। हार्ड वाटर कंटेन बाइकार्बोनेट। जो हार्ड वाटर होते हैं उनमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स होता है, सल्फेट होता है, क्लोराइड्स होती है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। तो कठोर पानी में कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, बाइकार्बोनेट होगा, सल्फेट होगा और क्लोराइड होते हैं। ठीक है, तो ये कठोर पानी की याद रखना। कठोर पानी में क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स होंगे किसके, सल्फेट के, क्लोराइड के और कैल्शियम और मैग्नीशियम के। When soap is added to hard water, the soluble sodium salts of higher fatty acids present in the soap are converted to their calcium and magnesium salt। जब साबुन को कठोर पानी में मिलाया जाता है, तो जब साबुन को कठोर पानी में मिलाया जाता है तो साबुन में मौजूद उच्च फैटी एसिड के घुलनशील सोडियम लवण उनके कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण में परिवर्तित हो जाते हैं। दीज आर नो लॉन्गर सॉल्युबल इन वाटर फ्रॉम precipitate। तो अब ये पानी में घुल नहीं सकते हैं और ये क्या बना देते हैं, ये precipitate बना देते हैं। अब ये पानी में घुलनशील नहीं होते और ये अवक्षेप बनाते हैं, यानी precipitate बना देते हैं। Thus a lot of soap get wasted। तो बहुत सारा जो साबुन है वेस्ट हो जाता है विदाउट फॉर्मिंग एनी लेथर। इस प्रकार बिना झाग बनाए बहुत सारा साबुन बर्बाद हो जाता है। इवन हेयर वॉश्ड विथ सोप डिजॉल्व्ड इन हार्ड वाटर लुक डल एंड स्टिकी बिकॉज सोप पार्टिकल स्टिक टू दिस। तो कठोर पानी में घुले साबुन से धोए गए बालों भी बेजान और चिपचिपे दिखते हैं, क्योंकि उनमें साबुन के कण जो है चिपक जाते हैं, जो वो पूरी तरीके से साफ नहीं होते, क्योंकि उनका झाग बन नहीं पाता, तो वो पूरी तरीके से निकल नहीं पाते। द सोप माइसल्स आर लार्जर इनफ टू स्कैटर लाइट। तो जो सोप के माइसल्स होते हैं वो प्रकाश को बिखेरने के लिए काफ़ी बड़े होते हैं। तो हैंस सोप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी। तो इसीलिए जो सोप जो का घोल होता है वो बादल जैसा दिखता है। Synthetic detergent are also called soapless soaps because they act like a soap in having similar cleaning properties but do not contain the usual soap। तो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं उन्हें साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है, क्योंकि उनमें साबुन की तरह सफाई के समान गुण रखते हैं, लेकिन सामान्य साबुन नहीं होते। These are better cleaning agent than soaps because they can be used in case of hot water। तो ये साबुन के से बेहतर सफाई एजेंट होते हैं, क्योंकि इनमें ये जो कठोर पानी है, जो हार्ड वाटर में भी इनको उपयोग में लिया जाता है। एक्चुअली डिटर्जेंट आर द सोडियम सल्फोनेट्स और सल्फेट्स ऑफ द लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। तो डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सोडियम सल्फेट या सल्फेट होते हैं। व्हेन एडेड टू हार्ड वाटर, जब इनको आप हार्ड वाटर में मिलाओगे, दे चेंज इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट। तो जब ये कठोर पानी में मिलाया जाता है तो ये संबंधित कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण में बदल जाते हैं। सिंस दीज डिजॉल्व इन वाटर डिटर्जेंट आर नॉट वेस्टेड अनलाइक सोप। क्योंकि ये पानी में घुल जाते हैं इसलिए साबुन में विपरीत डिटर्जेंट बर्बाद नहीं होते। देयरफॉर दे रेडिली फॉर्म लेथर एंड कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर एज वेल। तो इसलिए वो आसानी से झाग बनाते हैं और कठोर पानी में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो डिटर्जेंट है उनको कठोर पानी में भी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन एसिडिक मीडियम while soap fails to do so, soap fail to do so and because of their hydrolysis टू फ्री एसिड। तो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है उनका उपयोग अम्ल या जो एसिडिक मीडियम होता है उसमें भी इनका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि साबुन ऐसा करने में विफल रहते हैं, क्योंकि वह मुक्त अम्लों में जल अपघटन के कारण होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। Synthetic detergent are more soluble in water and hence form better leather
देन सोप। तो जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है वो पानी में अधिक घुलनशील होते हैं, इसलिए साबुन की तुलना में बेहतर झाग बनाते हैं। Although detergent are better than soap in many ways, they have some harmful effect as well. तो हालांकि देखा, अभी हमने देखा कि डिटर्जेंट जो है वो साबुन से बेहतर है, लेकिन उनके कुछ हानिकारक भी प्रभाव है। क्या है वो? These are most non-biodegradable and non decomposed by microorganisms like bacteria. तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये प्रकृति में घुलेंगे नहीं और इनको बैक्टीरिया के द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। एज द रिजल्ट दे कॉज वाटर पॉल्यूशन विच इज़ हार्मफुल फॉर एक्वेटिव लाइफ। तो इसीलिए वो नित जतन वे जायु यानी जल प्रदूषण का कारण बनते हैं और जलीय जीवन को हानिकारक कर जो है हानिकारक या जलीय जीवन को हानिकारक हैं। सोप ऑन द अदर हैंड बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट कॉज वाटर पॉल्यूशन। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सोप जो है वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और जल प्रदूषण का कारण नहीं बनते। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। तो आज हमने एक्सप्लोजिव्स और सॉल्ट को मतलब सोप एंड डिटर्जेंट को लेके काफ़ी चर्चा आपके साथ करी। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो अब आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। बाकी की जो डिस्कस होगा वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।